हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी और एक नया टॉपिक विषय 7। तो हमारा 7वां चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। साथ के साथ हमारी जो एमसीक्यू की है सीरीज़ वो भी चल रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर के बारे में है ये, जो दक्षिण के साइड में एक शहर है, एक राजधानी है। लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास हम इसका पढ़ेंगे। विजयनगर अथवा विजय का शहर, अगर विजयनगर का अर्थ पूछ लिया जाए तो हमें एक ही आंसर देना, विजय का शहर, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। विजयनगर जो एक शहर भी था और एक संपूर्ण साम्राज्य भी था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई। हम इसका काल 14वीं से 16वीं शताब्दी तक ही पढ़ेंगे। लगभग 2 शताब्दियों तक इसका साम्राज्य रहा। इसके बाद इसका पतन हो गया, और क्यों ये हुआ ये भी हम पढ़ेंगे। तो लगभग 14वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना होती है, और अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। यानी उत्तर के अंदर जो कृष्णा नदी है, कौन सा उत्तर? भारत का उत्तर नहीं, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है दक्षिणतम, उसका उत्तर, और प्रायद्वीप सुदूर दक्षिण, जितने भी चोल चेर पांड्य के सुदूर दक्षिण के राज्य हैं वहाँ तक ये फैला हुआ था। और 1565 के अंदर इस पर आक्रमण करके इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। यानी 14वीं शताब्दी, लगभग 1300 की शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना होती है, और 1565 के अंदर ये डेट हमें याद रखनी है कि इसे लूटा गया, और 16वीं शताब्दी के अंदर ये उजड़ जाता है, इसका पतन हो जाता है। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। फिर देखिए, उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। पहले ये विजयनगर साम्राज्य के नाम से स्थापित हुआ, इसके बाद आज हम इसे हम्पी के नाम से याद करते हैं। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ। यानी यहाँ की जो मातृ देवी है पंपा देवी, उसके नाम से हम इसे हम्पी कहते हैं। और इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों से विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। विजयनगर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग यहाँ हमें पिक्चर में दिखाया गया है। इस नगर को दीवारी से घेरा गया था। फिर देखिए, आज के इतिहास में हम्पी की खोज कैसे होती है। हम्पी कहो या विजयनगर कहो, एक ही बात है। तो हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। यानी हम्पी को प्रकाश में किसने लाया? 1800 ईस्वी में मैकेंजी ने, ये याद रखेंगे हम। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, उन्होंने इस स्थान का सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। यानी उनका जो सर्वेक्षण मानचित्र था, वो जानकारियां थी, वो मोस्टली विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी के अंदर है, एक प्रसिद्ध मंदिर है, और पंपा देवी के पूजा स्थल की जो पुरोहितों की स्मृतियां हैं, पुरोहितों ने जो संजो के रखी, उन्हीं पे आधारित थी। यानी उसे जो वहाँ से मिले पुरातत्व के अवशेष, उसी पे आधारित उन्होंने जानकारियाँ जुटाई। कालांतर में 1856 में इसकी खोज इन्होंने करी। 1800 में और 56 के अंदर छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 56 के अंदर छाया चित्रकारों ने यहाँ के चित्र बनाने शुरू कर दिए ताकि लोग उनके अध्ययन कर पाए। फिर 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जनों अभिलेखों को इकट्ठा करना भी आरंभ कर दिया, और इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्यों से मिलान किया कि सच में इस समय में यहाँ पे कोई ऐसा साम्राज्य या इसका कोई अवशेष था। फिर देखते हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, कि एक राजधानी विजयनगर कैसे साबित होती है। कॉलिन मैकेंजी द्वारा लिखा गया एक उद्धरण यहाँ पे हम देखते हैं।
1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने, कई बार ये पूछ ली जाती है डेट क्योंकि इन्होंने एक इम्पोर्टेंट खोज करी है तो इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है। तो 1754 में इनका जन्म होता है और कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार थे। इनके रूप में प्रसिद्धि हासिल की इन्होंने। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। 1815 के अंदर इन्हें जो है पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। 15 में वे सर्वेयर जनरल बने, भारत के प्रथम सर्वेयर, और 21 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है इस पद पर रहते हुए। और भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। यानी उनका ये मानना है कि जो प्रबंधन है दक्षिण भारत का वो बहुत ही खराब था, दुर्गति थी, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन के आने से ही यहाँ पे जो है सुप्रभाव आया, सुप्रबंधन हुआ, उनका ये मानना है। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को ये विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल कर सकती थी। यानी वो ये सोचते थे कि कंपनी के पास जो है अब भी बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करने को है, जो यहाँ के कानून, रीति रिवाज और संस्थाओं के बारे में होती है। यहाँ पे हमें मैकेंजी का चित्र दिया हुआ है, इनके आसपास देखिए। यहाँ पे मैकेंजी और उनके सहायक चित्रकार थॉमस हिक्की द्वारा बनाए गए तैल चित्र। इस सदी में तैल चित्रों का आरंभ हो गया था, जो किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतिरूप है। ये लगभग 1825 ईस्वी का है और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंध है, क्योंकि 21 में तो इनकी मृत्यु ही हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे 1821 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये इनकी मृत्यु के बाद का 1825 का ये चित्र है और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड से संबंध है ये। और मैकेंजी के बाईं ओर दूरबीन थामे उनका चपरासी सिनाजी और दाईं ओर उनके ब्राह्मण सहायक एक जैन पंडित, जो दाईं ओर है, उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वैंतक लक्ष्मैया। ये देखिए इनके बाईं ओर यहाँ पे हमें इनके सहायक, यहाँ पे दाईं ओर ब्राह्मण और पीछे जो है तेलुगु ब्राह्मण। फिर देखिए कर्नाटक साम्राज्यमु, जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वही समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दी है, यानी कर्नाटक का साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्यमु। ये देखिए तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर यहाँ पे हमें दिया गया है। इसका गोपुरम और प्रवेश द्वार कितना विशाल और सुंदर है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। सेकंड पॉइंट, राय, नायक तथा सुल्तान। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस चैप्टर की कि विजयनगर की स्थापना किसने करी थी, तो दो भाई हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में करी थी। अब इस काल में कोई दो राय नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है ये काल, और इसके काल रेखा में शायद हमें काल में कुछ बदलाव भी मिलता है, तो हम चैप्टर के अंत में उसको देखेंगे। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने साम्राज्यकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे। दक्कन के राजाओं को सुल्तान तथा उड़ीसा के शासकों को गजपति कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पे मिलता है। उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। यानी यहाँ के शासकों ने जो है दक्कन के सुल्तानों से, उड़ीसा के गजपतियों से नदी घाटियों और लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया और उन्हें आगे और विकसित किया।
इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोल, कर्नाटक में होयसला राज्यों का विकास देखा था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिर जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, वेलूर के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे, अपने आप को क्या कहते थे? राय। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राय कहाँ के शासक होते थे, या फिर विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे। और इन परंपराओं को आगे बढ़ाया, जैसे कि हम देखेंगे, उन्हें नई ऊंचाई तक पहुंचाया। यानी उन्होंने कई मंदिरों को संरक्षण दिया, जिसमें से एक है ये हमारा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, और सेकेंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे मंदिर हमें मिलता है वेलूर का चन्नकेशव मंदिर। हाथी, घोड़े और लोग। गजपति शब्द अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। इस शब्द का अर्थ 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का नाम भी यही था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति यानी घोड़ों के स्वामी और रायों को नरपति यानी लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ मिलती है। पहली गजपति यानी हाथियों का स्वामी, और ये कौन होते थे? ये होते थे उड़ीसा के शासक। फिर सेकंड हमें मिलती है अश्वपति या घोड़ों के स्वामी, ये होते थे दक्कन के सुल्तान। और थर्ड हमें इम्पोर्टेंट मिलती है नरपति यानी लोगों के स्वामी, ये होते थे विजयनगर के राय। तो 3 इम्पोर्टेंट शासकों की जो है हमें यहाँ पे शब्दावली मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। शासक और व्यापारी। चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। ये जो लाइनें है ना, हमें कई बार कथन के तौर पर पूछ ली जाती हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें अश्व सेना के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात किया जाता था, ये कथन सही है या गलत है, इस तरीके से। तो हमें पूरे चैप्टर की एक एक लाइन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। यानी आरंभिक में ये जो घोड़ों का व्यापार ये पहले अरबों द्वारा नियंत्रित था, और व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदिरई, चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, ये भी इन विनिमय में भाग लेते थे। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, व्यापारियों का जो स्थानीय समूह होता था उसको यहाँ पे कुदिरई चेट्टी कहा जाता है। जो घोड़ों के व्यापारी होते थे ना, मोस्टली स्पेशली उन्हें ही यहाँ पे कुदिरई चेट्टी कहा है। फिर 1498 से कुछ लोग और पटल पर उभर कर आए, ये पुर्तगाली थे। यानी 1498 में पुर्तगालियों ने भारत तक आने का समुद्री रास्ते की खोज कर ली थी, तो फिर ये लोग भी अब व्यापार के अंदर सामने आने लगे इसी दक्षिण क्षेत्र में। ये लोग पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। इन लोगों ने सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, अपने व्यापारिक और साम्राज्य के केंद्र जो होते हैं ना, उनको स्थापित करने का प्रयास किया अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों का जो प्रयोग था ना, उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। यानी पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में बंदूकों का प्रयोग किया, और उसी प्रयोग ने यहाँ पे इनको जो एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने का अवसर दिया। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, और ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। व्यापार जो था बहुत ही प्रतिष्ठा का जो यहाँ पे मानक था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता था। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है व्यापार बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और पुर्तगालियों का यहाँ पे आवागमन स्टार्ट हो गया था इस काल में। फिर देखिए राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। कैसे अपने जो है ये राज्य अपने चरम के उत्कर्ष पर आता है और फिर इसका अचानक से क्यों पतन हो जाता है? क्योंकि देखिए जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होगा, बहुत ज़्यादा समृद्ध होगा, लोगों की नज़र में वो आएगा, फिर लोग उसे लूटने की, उसे हड़पने की कोशिश करेंगे, तो वो जल्दी ही पतन को भी प्राप्त हो जाता है। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य, सदा सैनिक तथा सैनिक कमांडर शामिल होते थे। यानी जो सत्ता के दावेदार होते थे, या तो वो शासक वंश